अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ज़ोहराने पर अहम मुलाकात हो रही है। बिलाशुबा ये मुलाकात को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने अमरीकी नायब सदर जेडी वांस से भारतीय वफ्द की मुलाकात को एक कामयाबी करार देते हुए बयानिया बनाया था कि पाकिस्तान किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात नहीं कर सका। आर्मी चीफ का 5 रोज़ा अमरीकी दौरा और सदर ट्रंप से ये पावर लंच ईरान इजराइल जंग के हालात में काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की धमकी लगाकर कहते हैं कि नहीं बता सकता कि जंग कितने वक्त में खत्म होगी। ईरान के मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है। अमरीकी सदर की इन धमकियों के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब का कहना है कि सयोनी रियासत ने संगीन जुर्म किया है जिसकी सजा जरूरी है। ईरानी कौम किसी मुसल्लत करदा अमन या जंग के सामने नहीं झुकेगी। सयोनी हमले में अमरीका की शमूलियत के शकूक व शुबात पुख्ता हो रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती अमल के दौरान इजराइल ने हमला किया, जबकि ईरान की तरफ से किसी फौजी कार्रवाई का इशारा मौजूद नहीं था। अगर अमरीका बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ तो अमरीका का नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयानात सिर्फ कमजोरों पर असर करते हैं। ईरानी कौम इन खाली धमकियों से खौफजदा नहीं होगी और कभी हथियार नहीं डालेगी। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कई दहाइयों से मुतज़ाद झूठे बयानात देता आ रहा है। 1996 में नेतन्याहू ने हल्फन अमरीकी कांग्रेस को बताया कि ईरान चंद माह में एटमी हथियार बना लेगा। यह दावा 2009, 2012 और 2025 में दोहराया गया। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक कार्टून बम दिखाते हुए नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने झूठा दावा किया कि ईरान 1 साल में एटमी हथियार बना सकता है, जबकि मोसाद के साबिक सरबरा ने एतराफ़ किया कि ईरान ने 2003 के बाद जौहरी बम बनाने का मंसूबा तर्क कर दिया था। 2025 में नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान 9 एटमी बम बनाने की सलाहियत रखता है। ताहम अमरीकी इंटेलिजेंस ने मार्च 2025 में कहा कि ईरान फाल तौर पर एटमी हथियार नहीं बना रहा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी तस्दीक की है कि ईरान के एटमी हथियार बनाने का कोई सबूत मौजूद है। नेतन्याहू का सयोनी नजरियात से जुड़ा अजीम इजराइल का नजरिया इजराइल की सरहदों को दरियाए नील से दरियाए फुरात तक फैलाना है। नेतन्याहू की 1995 में शाया होने वाली किताब फाइटिंग टेररिज्म में इसने मशरिक वुस्ता के 7 ममालिक इराक, यमन, शाम, लिबिया, सूडान, सोमालिया और ईरान के बारे में दावा किया था कि ये ममालिक एटमी हथियार हासिल कर रहे हैं। इन ममालिक को आलमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए नेतन्याहू मुख्तलिफ औकात में अमरीका और मगरब को फौजी कार्रवाइयों पर कायल करता रहा। अमरीका और मगरब के दोहरे मयार की हकीकत यह है कि ईरान पर जौहरी पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन इजराइल के 100 से ज़ायद जौहरी हथियारों पर खामोश है। ईरान, इराक, लीबिया और शाम पर झूठे बहाने से हमला किया गया, मगर इजराइल की गजा और वेस्ट बैंक में जारियत को सपोर्ट किया जाता रहा। फलस्तीनियों के हकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोशी, लेकिन दूसरों पर फौरी तनकीद। वाज़ेह है कि यह दोहरा मयार सिर्फ सियासी मफादात का शाखसाना है। अमरीकी फौज के साबिक जनरल वेस्ली क्लार्क ने 2007 में बता दिया था कि 9/11 के बाद उन्हें एक क्लासिफाइड मेमो दिखाया गया था जिसमें लिखा गया था कि हम 7 ममालिक इराक, शाम, लिबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और आखिर में ईरान को खत्म करने जा रहे हैं। हालिया ईरान इजराइल कशीदगी पर चीन और रूस के सदूर ने अहम बयानात दिए हैं जो मगरबी ताकतों के लिए वाज़ेह चैलेंज हैं। चीनी सदर ने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। हम एक मल्टीपोलर निजाम की हिमायत करते हैं, दुनिया को वाहिद सुपर पावर की जरूरत नहीं। जबकि रूसी सदर ने इजराइल की फौजी कार्रवाइयों पर मगरब की खामोशी को नई इस्तेमाली सोच करार देते हुए कहा कि इजराइल की हर जारियत को जवाब दिया जाता है, लेकिन ईरान के दिफाई इक़दामात पर वावेला हो रहा है। दरअसल अमरीका खित्ते में अदम तवाज़ुन कर रहा है। Senator Mushaid Hussain Saeed Saab needs no introduction, expert hai on international affairs and chairman Pakistan China Institute joins us in the studio. Assalamu alaikum sir. Thank you for joining us. It's a pleasure. Thank you sir. Mushaid Saab, to begin with, ये जो हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लंच पे होस्ट कर रहे हैं एंड आपको याद होगा कि जनरल बाजवा या जनरल राहील शरीफ उनके टर्म्स में वो उनकी मुलाकात इस तरह से किसी भी अमरीकी सदर से नहीं हो सकी थी या उनको तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है। किसी आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ है, नॉट रूलर ऑफ पाकिस्तान, राइट, डिफेक्टो रूलर की बात नहीं कर रहा मैं जो आर्मी चीफ है, जो सिविलियन गवर्नमेंट अपनी जगह है, लेकिन उनको नहीं हुआ। जनरल कैनी को 2010 में ओबामा साहब ने कोई 20 मिनट दिए थे, उन्होंने पेपर पेश किया था, लेकिन ये जो ऑफिशियल लंच इन हिज ऑनर, आई थिंक दिस इज unique. This is unprecedented. This is I think it's a great honor for Pakistan. मेरे ख्याल हमारी फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत, फौज की अहमियत भी बहुत बड़ी है, और ये जो मौजूदा पस मंजर भी ईरान इजराइल के जंग की जो सूरत, मैं यही पूछना चाह रही थी मुशाहिद साहब कि पाकिस्तान ने अपनी सिफारती जो स्ट्रेटेजिक लाइन है वो तो बड़ी वाज़ेह कर दी है। ऐसे में इस लंच की मुलाकात की क्या अहमियत आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ट्रंप एक गैर रवायती लीडर है।
वो सुनना भी चाहेगा, वो पूछेगा असेसमेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, क्या असेसमेंट है आपकी कि ईरान कितना रेजिस्ट करेगा, क्या जंग का रुख किस तरफ हो सकता है, या क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड एक असेसमेंट मिल जाएगी फ्रॉम द रीजन। हम उनके ईरान के दोस्त भी हैं, ईरान के हमसाए भी हैं, और ईरान का हम साथ भी दे रहे हैं, तो हमारी असेसमेंट जो हमारे जो व्यूज़ हैं आर्मी चीफ के, दे मैटर। एंड क्या अमेरिकी सदर ये भी एक कोई सालिस का किरदार अदा करने का भी कह सकते हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? मेरे ख्याल में अगर वो कर दे तो हम बहुत अच्छे सालसी हैं। हमने अमेरिका और चीन को सुलह करा दी थी, और ये अब भी कर सकते हैं। और 2 रोज कबल इसहाक डार साहब ने भी ये बात क्लियर की थी कि हम जो है वो हम शायद एफर्ट्स कर भी चुके थे, कर चुके थे। और मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्पीच भी कल डायस्पोरा की, बड़ी अच्छी स्पीच की है। उन्होंने एक तरफ इजराइल की मजम्मत की है, ईरान से यकजहती का इजहार भी किया है, और ये भी अमेरिका को भी कहा है कि जंग बंद करें, क्योंकि जंग के जो नताइज हैं वो पे किसी के काबू में नहीं होंगे बशमूल अमेरिका। और मैं समझता हूँ ये जंग ट्रंप को डैमेज बड़ा कर सकती है। मैं मुशाहिद साहब, मैं चाहूंगी कि नाजरीन को भी समझाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी अभी समझ नहीं आ रही है। अब लेट देयर बी नो एम्बिग्विटी कि जब उन्होंने री इलेक्ट वो हुए, रीअपॉइंटमेंट उनकी जो हुई, ट्रंप ने सब पहली बड़ी सियासी गलती की है मेरे ख्याल के। वो तो पीस की बात नहीं कर रहे थे कि मतलब वो जंग बंद करेंगे, जंगे शुरू नहीं करेंगे। उसको मेरे ख्याल में इजराइल लॉबी ने फंसा दिया है, एंड वो ट्रैप हो गए। उन्होंने कहा कि जी ये तो पंजाबी में चिड़ी नहीं फड़केगी, 48 घंटे में 24 घंटे में हम फायर कर देंगे, ईरान तो उधर लेट जाएगा। तासुर ये दिया गया कि फर्स्ट डे यही हुआ कि उनके मिलिट्री हाई कमांड, साइंटिफिक जो एस्टेब्लिशमेंट है और टॉप लीडर्स हैं, वो तो सारे बेचारे शहीद कर दिए, बिल्कुल वीकन कर दिया। पहले दिन इट वाज अ सरप्राइज, क्योंकि उसमें अमेरिका का धोखा भी शामिल था। ईरान उसमें आ गया, और वो उनका ख्याल था कि जितनी देर मुज़ाकरात होंगे जंग नहीं होगी। तो लेकिन उसके बाद आप देखें ना, एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो रहा है, ईरान इज हिटिंग बैक, मोसाद का हेडक्वार्टर has been hit, other things have been hit। अभी तो शुरुआत है जी। और ईरान के सुप्रीम लीडर की आज स्टेटमेंट आ गई, जो गुज़िश्ता रोज जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर करें, वो कहते हैं आगे से ये डैमेज जो है दिस विल बी इरिपेरेबल एंड दिस विल बी फार ग्रेटर देन एनी हार्म डन टू ईरान। ईरानियों को एक चीज तो पता है, उनके एक हिम्मत है, हौसला है, वो लड़ना जानते हैं, और शहादत उनके लिए ठीक है, वो फेस कर लेते हैं। 8 साल लड़े हैं इराकी जहारियत के खिलाफ, और कई और भी मुकाबले किए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इनको ट्रंप का अपना जो बेस है वो इफेक्ट होगा इससे, क्योंकि जो लोग उसके जिन्होंने वोट दिया था ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाँ, मेगा वाले जो क्राउड है, वो कहते थे कि अमेरिका पर फोकस करो, पंगे ना लो। तो ये तो आप उसके ट्रैप में आ गए। वो तो बल्कि बाइडेन को सारा बैगेज जो है वो बाइडेन का बताते थे, बाइडेन ने जंगें शुरू की, एग्जैक्टली, या बुश ने जंगें शुरू की, ओबामा ने लीबिया किया था। तो वो ये ट्रंप अपने जो अपनी पॉलिसी के खिलाफ गया है, और मेरे ख्याल इसका रिएक्शन भी होगा अमेरिका के अंदर भी। और मुशाहिद साहब ये भी ज़रूर बताइएगा नाजरीन के लिए भी कि जो टारगेट्स हिट किए ईरान में इजराइल ने, ये नेचुरली एक सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स से इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो नहीं कर रहा था, इसके ज़्यादा ब्रॉडर एजेंडा इजराइल का नेचुरली। दैट इज द की क्वेश्चन। आपने जो सवाल पूछा ना, तो असल मकसद न्यूक्लियर है ही नहीं, क्योंकि जिस किस्म के जो टारगेट्स इन्होंने हिट किए हैं वो रजीम चेंज है। ईरान का जो इंकलाब है, ईरान का जो निज़ाम है, उसका खात्मा करना। ये बिल्कुल बी वेरी क्लियर, न्यूक्लियर का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये तो तुलसी गैबार्ड जो है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उसने 26 मार्च को जो टेस्टिमनी दी थी, शी सेड कि ईरान इज नॉट बिल्डिंग द बॉम्ब। वो तो अमेरिका, और शी इज द हेड ऑफ 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसकी कलेक्टिव असेसमेंट थी, जो ट्रंप ने कहा कि मैं उसको सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो असेसमेंट तो थी। तो ये मकसद इनका रजीम चेंज है, और रजीम चेंज के बाद पता नहीं क्या ईरान से तकसीम करना या क्या करना। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान बन जाए। And Mushahid साहब, do you remember Netanyahu in his book in 1995 had mentioned say 7 nations, ये जो 7 nations को, वो लिस्ट जो तैयार हुई थी ओरिजिनली वो नेतन्याहू का था। वो 30 साल पहले थी, और 20 साल कबल भी जो वेस्ले क्लार्क ने कहा कि 20 सितंबर को 9/11 के बाद 9 दिन के बाद वो गया, 20 सितंबर उसने डेट भी दी है। उसमें कहा कि वो तो फैसला हो गया, 7 जंगें हमने 5 सालों में इनको फारग करना है, जिसमें ईरान शामिल था उसकी लिस्ट में। एंड बाकी पे तो हमने देखा कि किस तरह से नेतन्याहू की जंगें हैं, इराक की जंग, सीरिया की जंग, लीबिया की जंग, ये पंगे जो लेने सारे। और ट्रंप और अमेरिका जो है वो ड्रैगन हो रहा है इसके अंदर। Exactly. और अभी आपने कहा कि ये फिर मजीद जो है वो ट्रैप हो चुका है। मेरे ख्याल में ये ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती लेकिन की जो मोटिव्स है इस बार, जिस तरह ईरान रिटेलिएट किया है, जो रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आया है इस बार, मोटिव्स इतने रिजीम चेंज की भी जो अगर टारगेट था आपने जिस तरह से कहा, वो इंजीनियर कर सकेंगे या रिजीम डिस्ट्रक्शन को परहैप्स?
وہ ایران کی تباہی تو ہو رہی ہے لیکن اس کا اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہ حالات ان کے قابو میں نہیں رہیں گے. میرے خیال میں یہ جنگ جو ہے نا یہ کسی اور کروٹ بھی لے سکتا ہے. اور ڈونٹ فرگیٹ ون ادر تھنگ, ایران کے پاس ابھی بھی آپشنز ہیں. اگر ایران مثلا اسٹریٹس آف ہارمس میں جہاں سے تیل نکلتا ہے اتنا جاتا ہے 30% دنیا کا تیل, اگر وہ مائن کر دے تیل کی قیمت کہاں جائے گی؟ اگر امریکن اڈے حملے ہو جائیں, اگر بڑھ جائے, اگر طویل ہوگی جنگ تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. امریکہ کے لیے بھی اسرائیل کے بھی اسرائیل چاہتا ہے کہ کوئک وکٹری, ان کا لمبی جنگ برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی جو مشاہد صاحب G7 کی جو سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, شرمناک منافقانہ دورے میں یہ تو اگریسر کی بات ہی نہیں کر رہے, یہ تو الٹا بلیم جو ہے وہ ایران پہ. کیا بیان دیا جرمن جو ہے چانسلر مرٹس نے کہ اسرائیل از ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک فار اس, ہمارا گندا کام اسرائیل کروا رہا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بات بڑی تسکین کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اور دے ٹاکنگ لائک اے مافیا باس کہ ہم اس کو مار دیں گے, اس کو کر دیں گے. یہ آپ ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں ممالک کے, آپ کو مہذب رولز آف دا گیم نہیں ہے. اور یہ مغربی ہے, یہ بلکہ مجھے خوشبو آ رہی ہے صلیبیت کی بھی, کروسیڈر مینٹیلٹی کی بھی. ابھی میں آرٹیکل پڑھا تھا ایک, وہ آپ بھی پڑھتی رہتی کافی آرٹیکلز. سر نائل فرگوسن ہے, برٹش رائٹر, ہی از بیسڈ ان اسٹینفورڈ یونیورسٹی. اس نے کہا ہے نیتن یاہو ہیز ریسٹورڈ دا کریڈیبلٹی آف دا ویسٹ, کہ نیتن یاہو نے حملہ کر کے مغرب کی جو ہے ساتھ کریڈیبلٹی کو بچا لی ہے. دیکھیں تو اس کا مغرب کا تعلق کیا ہے, اس کا مطلب جنگ ایک طرف تو امریکہ کی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے, مغربی بالادستی کا, تو اس کا جو پٹھو ہے اس خطے میں اس کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بیسکلی, تاکہ مسئلہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے. That is the objective. رائٹ. اور اب یہ بات جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ شرمناک ان کی سٹیٹمنٹ ضرور تھی, لیکن اب فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے, صدر ہے میکرون, ان کا باہر آ کے یہ بات کہنا کہ جو یہ کانسیکوینسز اس کے ہوں گے وہ ایک کیوس میں نظر آ سکتا ہے, ریجن میں کیوس ہو سکتا ہے, رجیم چینج ہو سکتا ہے. اس حوالے سے مطلب یہ سٹیٹمنٹ میں تو کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا کہ کسی ایک کا بھی سٹانس جو ہے وہ ایسا نظر آئے. کسی ایک سٹانس نے, کسی ایک مغربی لیڈر نے اصولی موقف نہیں اپنایا, نہ فلسطین کے اوپر نہ ایران کے خلاف جارحیت کے اوپر. تو ان کا کوئی دین ایمان ہی کوئی نہیں. کیا بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, رول آف لا کی, UN چارٹر کی. یہ تو صرف گورستان کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ویسٹرن سیولائزیشن کے انٹرسٹ کو, مغربیت کے انٹرسٹ کو. مشاہد صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.